हो इसलिए नहीं रहा है जी, हमारी बदबख्ती है जो लेफ्ट की रही है हमेशा से, वो ये है कि जी वो हर 4 बंदों ने एक ग्रुप बना दिया है, कोई अब उस किस्म का लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टी तो मौजूद नहीं है। ज़रूरत यूनिटी की है। देखें ना, अगर आप लेफ्ट पॉलिटिक्स में जाते हैं उसका पहला तकाजा तो यही है ना, यूनाइट एंड स्ट्रगल। हर जगह दुनिया के मजदूर हो एक हो जाओ, या कोई अगर आप तंजीम भी बनाते हैं कहते हैं यूनाइट एंड स्ट्रगल, ठीक है ना। यहाँ डिसयूनाइट एंड स्ट्रगल ज़्यादा होता है, और उसमें यह है कि वो बजाय अपना एक हदफ रख के, ऑब्जेक्टिव रखें और उसमें मिल करके उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए काम करें, वहाँ अभी भी ये हो जाता है कि एक दूसरे की टांगें खींचते हैं। हुआ था कॉन्फ्रेंस नैप का पेशावर में, उसमें हर आदमी ने उठ के एनमी नंबर 1 भुट्टो को करार देखे और कहा कि जी हमको इसके सिवा कोई चारा नहीं है, कि लेफ्ट ने भी और नेशनलिस्ट ने भी, सब ने, मां सिवाय मीर साहब, वो कह रहे थे कि नहीं हमें नेगोशिएशन के ज़रिए से, और ये बात गलत है, फलाना है, ये है वो है। और उसमें एक प्रेडिक्शन की मीर साहब ने, उसने कहा ठीक है, अभी आपकी मेजॉरिटी से मैं एग्री करता हूँ, आपकी मेजॉरिटी अगर ये चाहती है कि हमें लड़ना चाहिए तो ठीक है हम लड़ेंगे, लेकिन याद रखना ये जो आप जो मार्क्सिस्ट मूल्य हो, जो मार्क्सिज्म, हाँ, जो मार्क्सिज्म को समझते नहीं हो उसको रटते हो। आप कैफेटेरिया में डिस्कस कर रहे होगे कि सरदारों की लड़ाई है या अवाम की लड़ाई है, हमारे लोग पहाड़ों में होंगे जो मार खा रहे होंगे, और यहाँ के जो लीडरशिप है खान अब्दुल वली खान के अंडर, ये जमात इस्लामी के गोद में होगी और भुट्टो फौज की गोद में होगा, और हम मार खाएंगे, लेकिन चूंकि आप यही चाहते हैं तो यही होगा। चलें ठीक है, मान लेते हैं, ऐसे ही हुआ, वैसे ही हुआ जी। ये मीर साहब का वाज़ेह प्रेडिक्शन था। गए अभी बलूचिस्तान की बात है आपने की, अभी आपने कहा कि भाई जब ये तब्दीलियाँ आई पोस्ट कोल्ड वार, तो उसमें ये लग रहा था कि भाई सियासत ख़त्म हो गई है, पार्टियाँ बढ़ गई हैं, और बलूचिस्तान का आपने जिक्र किया कि बलूचिस्तान के बारे में कहा जा रहा था कि बलूचिस्तान में तो सियासत ख़त्म हो गई और सब अपॉर्चुनिटी साबित हुए हैं। मगर कुछ ये 10 सालों में हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा हलचल हुई है, बहुत ज़्यादा हलचल हुई है, और अनप्रेसिडेंटेड जिसको हम बोले हलचल हुई है। लोग हैरान हैं, परेशान भी हैं कुछ लोग जो पाकिस्तान के हमदर्द हैं या जो रियासत के हमदर्द हैं, इवन बहुत सारे अच्छे लोग या जो मुख्तलिफ ख़यालात के लोग हैं। बड़ी ज़्यादा हलचल हुई है, थोड़ा सा ब्रीफली आप बताएंगे कि केस के जी। बात यह है कि बलूचिस्तान के इशू को आप एज इशू बलूचिस्तान का, ठीक है ना, और वो 1947 से है। बलूचिस्तान के साथ ट्रीटी एग्रीमेंट्स हुए, और बलूचिस्तान 11 अगस्त 1947 को सबसे पहले ऐलान करते हैं बलूचिस्तान के आज़ादी का। 14 अगस्त को पाकिस्तान बनता है, और 11 अगस्त से लेके जून 48 तक, मार्च 48 तक बलूचिस्तान एक आज़ाद रियासत की हैसियत से फंक्शन करता है। और फिर जब पूछते हैं अलाक के बारे में, सिंध को पूछते हैं, सिंध के पार्लियामेंट रेजोल्यूशन पास कर देती है कि जी हम अलाक करेंगे। ये हिस्ट्री तो मैं समझता हूँ कुछ तो नाज़रीन जानते होंगे। 10-12 साल में जो बड़ी तब्दीलियाँ आई हुई हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये जी देखें, बड़ी जब से अफगानिस्तान का फाल होता है, मरी कबाइल वापस आते हैं, लोग समझते हैं कि लोग मिनिस्ट्रीज़ में चले गए हैं, सारे लोग जो है ना वो पार्लियामेंट्री सियासत का हिस्सा बन गए। उसके बाद फिर अचानक हम देखते हैं कि 2001, 2002, 2003, अब 2009 में हालात कहाँ से कहाँ चले गए। ये देखें जी, ये आप अगर देखेंगे, असरात तो यकीनन हिस्ट्री के हैं, आप देखेंगे ना कि सब ट्रिगर्स क्या है। आप देखेंगे कि एक दौर था जहाँ पर इन सब ने फैसला किया कि जी हम मुल्कगीर सियासत करेंगे, और नैप बनाई, सब ने अपने छोटे छोटे पार्टियां तोड़ के एक नैप बनाई। अच्छा, फिर ये पाकिस्तान का जो मसला बना, फिर उसमें एक जद्दोजहद हुई बलूचिस्तान में, एक कंटिन्यूएशन है वो ये नहीं है कि वो कभी ख़त्म हुई है। अच्छा, वो ख़त्म नहीं हुई है, वो कंटिन्यूएशन है उस जद्दोजहद का, जहाँ बलोच चिस्तान के अवाम जो हैं अपनी शनाख्त को बरकरार रखने के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, ये ज़्यादा कभी तल्ख हो जाता है, कभी ज़्यादा तेज हो जाता है, कभी फिर थोड़ा सा धीमा हो जाता है, कभी बिल्कुल ऐसे लगता है कि अब बिल्कुल ठीक है, सन्नाटा है। लेकिन अभी जो है पिछले 8-10 सालों में जो आप बयान कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान की लीडरशिप ने ये कोशिश की कि वो पार्लिमानी पॉलिटिक्स के ज़रिए से अपने हुकूक बनाए। अख्तर मेंगल वज़ीर आला बना, उसको 8 महीने नहीं चलने दिया, 9 महीने नहीं चलने दिया, ठीक है ना, साल ज़्यादा। अताउल्लाह उससे पहले 9 महीने चला था। तो कोई भी हुकूमत उधर इस किस्म की जो कि बलूचिस्तान के एस्पिरेशंस को थोड़ा सा मरम दे सके और थोड़ा सा उसको बेहतरी की तरफ ले जा सके, उन्हें तो वहाँ काम करने नहीं दिया। पाकिस्तान के साथ ट्रीटी एग्रीमेंट्स हुए,
और बलूचिस्तान 11 अगस्त 1947 को सबसे पहले ऐलान करते हैं बलूचिस्तान के आज़ादी का। 14 अगस्त को पाकिस्तान बनता है और 11 अगस्त से लेके जून 48 तक, मार्च 48 तक बलूचिस्तान एक आज़ाद रियासत की हैसियत से फंक्शन करता है। और फिर जब पूछते हैं अलाक के बारे में, सिंध को पूछते हैं, सिंध के पार्लियामेंट रेजोल्यूशन पास कर देती है कि जी हम अलाक करेंगे। ये हिस्ट्री तो मैं समझता हूँ कुछ तो नाज़रीन जानते होंगे। 10-12 साल में जो बड़ी तब्दीलियाँ आई हुई हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये जी देखें, बड़ी जब से अफगानिस्तान का फाल होता है, मरी कबाइल वापस आते हैं, लोग समझते हैं कि लोग मिनिस्ट्रीज़ में चले गए हैं, सारे लोग जो है ना वो पार्लियामेंट्री सियासत का हिस्सा बन गए। उसके बाद फिर अचानक हम देखते हैं कि 2001, 2002, 2003, अब 2009 में हालात कहाँ से कहाँ चले गए। ये देखें ना जी, ये आप अगर देखेंगे, असरात तो यकीन हिस्ट्री के हैं, आप देखेंगे ना कि सब ट्रिगर्स क्या है। आप देखेंगे कि एक दौर था जहाँ पर इन सब ने फैसला किया कि जी हम मुल्कगीर सियासत करेंगे और नैप बनाई, सब ने अपने छोटे छोटे पार्टियां तोड़ के एक नैप बनाई। अच्छा, फिर ये पाकिस्तान का जो मसला बना, फिर उसमें एक जद्दोजहद हुई बलूचिस्तान में, एक कंटिन्यूएशन है वो ये नहीं है कि वो कभी ख़त्म हुई है। अच्छा, ख़त्म नहीं, वो ख़त्म नहीं हुई है, वो कंटिन्यूएशन है उस जद्दोजहद का, जहाँ बलोच चिस्तान के अवाम जो हैं अपनी शनाख्त को बरकरार रखने के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, ये ज़्यादा कभी तल्ख हो जाता है, कभी ज़्यादा तेज हो जाता है, कभी फिर थोड़ा सा धीमा हो जाता है, कभी बिल्कुल ऐसे लगता है कि अब बिल्कुल ठीक है, सन्नाटा है। लेकिन अभी जो है पिछले 8-10 सालों में जो आप बयान कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान की लीडरशिप ने ये कोशिश की कि वो पार्लिमानी पॉलिटिक्स के ज़रिए से अपने हुकूक बनाए। अख्तर मेंगल वज़ीर आला बना, उसको 8 महीने नहीं चलने दिया, 9 महीने नहीं चलने दिया, ठीक है ना, साल ज़्यादा ज़्यादा। अताउल्लाह उससे पहले 9 महीने चला था। तो कोई भी हुकूमत उधर इस किस्म की जो कि बलूचिस्तान के एस्पिरेशंस को थोड़ा सा मरम दे सके और थोड़ा सा उसको बेहतरी की तरफ ले जा सके, उन्हें तो वहाँ काम करने नहीं दिया, उन्होंने निकाला। और बेइंतहा कोशिश हुई कि जी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाए। 83 में जो स्ट्रगल थी एमआरडी की, उसमें मान गई थी सारी एमआरडी की पार्टीज़ के जी 86 के डिक्लेरेशन के तहत कि जी हम ऑटोनॉमी देंगे, जो भी पार्टी हुकूमत में आएगी हम ऑटोनॉमी देंगे, एक डिक्लेरेशन है एमआरडी का, उस पर अमल नहीं हुआ। फिर इन्होंने कोशिश की कि जी चलें, फिर पार्लिमानी हवाले से नवाब साहब के खैरबख्श खान के बेटे भी उधर वज़ीर भी बने और फिर सेनेटर्स भी बने, ठीक है ना। लेकिन यह है कि जो फिर अकबर खान बुगटी जो सबसे ज़्यादा सेंटर के साथ और इनके साथ वाबस्तगी थी, दोस्तियां भी थी, उसकी ये थी, वो भी जब मुतालबा करने लगा तो उसको भी मजबूर किया कि वो घर से निकले और घर से निकाल के उसको मारा। हालांकि वो बेचारे ने ये कहा कि जी मुझे शुजात की कमेटी मुझे मंजूर है, मुझे मुशाहिद की कमेटी पर मंजूर है, जो जिस बेदर्दी से उनको शहीद किया गया, इस हद तक कि आज तक उसका मेरे ख्याल में मकबरा जो है, कब्र जो है, वो अभी भी रेंजर्स के घेरे में, जैसे वो उठ के आ जाए और कहीं इनको मारे ना। अब वो सारा कुछ एग्रीमेंट करने के बावजूद, ठीक है ना, और मुशर्रफ ये बयान दे देता है कि जी आज 1970 नहीं है, हमारे पास ऐसे हथियार मौजूद हैं कि बलोचों को पता भी नहीं चलेगा व्हाट हिट्स देम, और जाके वहाँ कार्रवाई करके उसको वो करते हैं। जब एक कौम को, एक तो बड़ी बात, तो सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान वाहिद वो रियासत है जहाँ का जो इंडिजिनियस पॉपुलेशन है, सिंधी हो गया, बलोच हो गया, पंजाबी हो गया, इवन ये इससे डिस्कनेक्ट है। देखें ना, इसका लैंग्वेज भी उसका नहीं है, ना इस एरिया का है, ना इस खित्ते का लैंग्वेज है, ये भी इम्पोर्टेड है, इसका कौमी तराना भी इम्पोर्टेड है। अब जो कनेक्ट बनता है वो वैसे भी नहीं बनता है रियासती स्ट्रक्चर के हवाले से। बातें करेंगे तो फिर तो आपके ऊपर खिलाफ एंटी पाकिस्तान का इल्जाम लग जाएगा। नहीं जी, क्यों? मैं अगर कहूँ कि मेरी ज़ुबान को कौमी ज़ुबान का दर्जा दिया जाए और उसमें एंटी पाकिस्तान में बनता हूँ तो मुझे फ़ख्र है, मैं बन जाऊँ कि जी हमारे वसाइल भी ले जाते हो, हमारा ज़ुबान भी ले गए हो, हमारे ट्रेडिशन और कल्चर को भी ख़त्म कर दिया है, अब कहते हो कि जी बदमाश भी तुम्हारे लोग हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? दिन देखिए, हमारे यहाँ लोग जो है ना 1, 2, 4 सरदारों को लेके और कहते हैं कि जी ये सरदारों का कसूर है। और ये चूँकि कोई माजी से किसी का शायद इल्म नहीं है माजी का, कि यही सरदार 1973 के इलेक्शन में आए थे ना, 70 में
पावर में आए थे। इसी सरदारों के ज़माने में आरसीडी हाईवे बना था, इसी सरदारों के ज़माने में पाक ईरान टेक्सटाइल मिल बना था, इसी सरदारों के ज़माने में खुशदार इंजीनियरिंग कॉलेज बना था, इसी सरदारों के ज़माने में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी बनी थी, और इसी सरदारों ने आपके करार हुसैन साहब को टेलीफोन करके, करार हुसैन साहब घर बैठे हुए थे, बड़े मुश्किल में बैठे हुए थे, खुद उन्होंने मुझे कहा करार हुसैन साहब ने कि जी मेरे टेलीफोन भी कटे हुए थे, मैं बहुत मुश्किल में था, तो अचानक टेलीफोन मेरा रिंग हुआ, मैं हैरान हो गया। तो जब मैंने टेलीफोन उठाया तो देखा गवर्नर बलूचिस्तान अमीर गौसपश बिजनजो, कहा कि जी आप फौरन आएँ और हमारे बच्चों को पढ़ाएं सबक। अच्छा। तो कहते मैंने कहा जी 1-2 दिन, कहते उन्होंने कहा मैं समझ गया आपका मसला, आपका टिकट कल पहुंच जाएगा, आप आ जाएं फौरन। चला गया और उसने एस्टेब्लिश किया उस यूनिवर्सिटी को, और उसकी इतनी इज्जत यही BSO करती थी कि आज जो लोग कहते हैं कि ये मार रही है उस्तादों को, ये उसकी बड़ी इज्जत करते थे। तो बात ये है कि और एटॉनमी की लड़ाई है, आखिर वो सरदार अकबर खान बुगटी, ठीक है ना, उसको तो सब कुछ मिल रहा था, ठीक है ना, उसको उसके ज़मीन के एवज में किराया मिलता था, रॉयल्टी उसको नहीं मिलती थी, ये झूठ बात है, रॉयल्टी गवर्नमेंट बलूचिस्तान की थी, जो तकरीबन मेरे ख्याल में 600 अरब के करीब पहुंच गई है। ये सारे लवाजमात आप पूरा करेंगे फिर आपसे कोई बात करेगा, वरना कौन करेगा, वरना तो बात की गुंजाइश ही नहीं है ना। आप फौज विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, फौज आप विड्रॉ करें सबसे पहले, ठीक है। छावनियों का ऐलान करें, नहीं बनेगा। ग्वालियर पोर्ट का ऐलान करें कि ये ट्रस्ट होगी और लोकल लोगों की, और ये ट्रस्ट चलाएगी, और एटॉनमी का आप वादा करें कि लोग मार दिए गए, शहीद कर दिए गए, उनका भी केस बनाया जाए। और परवेज मुशर्रफ का केस तो बड़ा ज़बरदस्त यूनिटी का एक बन सकता है कि अगर इसको ट्राई किया जाए कि भाई इसने वहाँ कत्ल गारत की और अकबर बुगटी को कत्ल किया, इसके ऊपर उसको। जी देखें, दो चीज़ें हैं ना, एक तो मुश्किल बात यह है कि बलूचिस्तान को अगर आप देखेंगे तो बलूचिस्तान सिविलियन इलेक्टेड गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। बलूचिस्तान सीधा सीधा कोर कमांडर के हाथ में है और एजेंसीज के हाथ में है, जो उनकी मर्जी है वो फैसला करते हैं उस तरीके से। किसी को वजीर बनाना हो वो करते हैं, किसी को वजीर आला बनाना हो, डिसीजन जो है वो एस्टेब्लिशमेंट करती है, वहाँ के लोगों के पास कोई डिसीजन नहीं है। यही एक सबसे बड़ा अलमिया बलूचिस्तान का यही है, और बलूचिस्तान के लोगों का एतराज़ भी यही है कि भाई हमें बाकी सूबों को तो उसके इलेक्टेड गवर्नमेंट्स गवर्न करते हैं, लेकिन हमारे सूबे में तो हम बेदस्तपा हैं। मेरे ख्याल में नवाब रईसानी ने खुलकर एक बयान दिया था, मुझे याद है कि उसको किसी ने पूछा कि जी आप इस्लामाबाद सारा वक्त क्या करते हैं, उसने कहा कि जी हुकूमत ही मेरे पास नहीं है तो मैं इस्लामाबाद ही ठहरूंगा, तो मैं कोयटा में बैठ के क्या करूंगा। डिमांड था कि जी साइल और वसाइल हमारे हवाले हो जाएं। आज ग्वादर जो है, जो पोर्ट बन रहा है, ये ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी है, इसको सेंटर चलाएगी और इसको वर्ल्ड सिटी कर दिया है जहां कोई और जा नहीं सकता, और इसके लिए स्पेशल शनाख्ती कार्ड बनाए जा रहे हैं। यानी ग्वादर के लोगों का भी अब ग्वादर नहीं रहा, मकरान के लोगों का भी ग्वादर नहीं रहा। तो जब आप इस किस्म के कंडीशंस उनको सामने पेश करेंगे कि जी ग्वादर अब हमारा हो गया है, अब इससे बलोचों का कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर कैसे होगा। जब तक आपको तो वाजे करने पड़ेंगे ना कि ये इतनी शहादतें जो हुई हैं, जहां तक पीपल्स पार्टी वालों की घबराहट है वो भी मैं समझता हूँ बेबुनियाद है। उनको इंतजार करना चाहिए कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। क्योंकि ये इस किस्म के एलिमेंट को तो खुद लियारी के अंदर जो है हमारी पुलिस सपोर्ट करती रही है इतने सालों से। यानी थाने बिकते थे बाकायदा, बगदादी थाना, कलाकोट थाना, चाकीवाड़ा थाना, ये बाकायदा बिकते थे, इनकी कीमतें लगती थी और लोगों की कोशिश होती थी कि वहाँ हम चले जाएं और वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएं। मुझे याद है एक मरतबा उस ज़माने में हम काफ़ी एक्टिव थे लियारी में, और वहाँ हनीफ बलोच साहब होते थे, अभी फौत हो गए, वो वहाँ के बहुत बड़े वो थे। उसको मैंने एक दफ़ा बुलाया अपने घर, मैंने कहा यार ये अभी आपने सारा कमा लिया है, सब कुछ कर लिया है, अब इस धंधे को छोड़ो, ये चर्च वर्स ये सारे धंधे छोड़ो। उसने मुझसे एक बात की, उसने कहा जी पुलिस से प्रोटेक्शन दिलाओगे। मैंने कहा वो कैसे। कहने लगा जी हम इनके थानों में 10 नंबरी हैं और हम हर हफ्ते, ये हफ्तेवार है, बगदादी थाना, कलाकोट थाना और चाकीवाड़ा थाने को पैसे देते हैं। इसके अलावा कि एसएसपी साहब का कोई बच्चे की शादी है या कोई दावत है, वो एसएचओ साहब का, वो इसके अलावा है। अगर हम ये छोड़ देते हैं हम ये कर नहीं पाएंगे, हम ये नहीं कर पाएंगे, हम 10 नंबरी हैं, हमें पकड़ लेंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। और ये एक इंटरनेशनल सिलसिला है जो चला आ रहा है ऊपर से, और इनके हाथ इतने लंबे हैं कि ये रात को 2 बजे तक भी, ये जो लोग सप्लाई करते हैं, ये रात को 2 बजे भी ज़ियाउल हक के बेडरूम में जाके घुस सकते हैं और बात कर सकते हैं, और हम मुसीबत में फंस जाएंगे हम लोग।
अच्छा। अगर आपके पास प्रोटेक्शन है तो आप बोलो, हम करते हैं। तो इनको ये बाकायदा प्रोटेक्शन देते रहे हैं, इनको पालते रहे हैं, इनको पोसते रहे हैं, इनको इस्तेमाल भी करते रहे हैं। जाहिर है इस किस्म का एलिमेंट वो वीक होता है, क्योंकि उसके खिलाफ बहुत से केसेस होते हैं, बहुत से मसाइल होते हैं। ऊपर से तो बड़ा ताकतवर लगता है, लेकिन अंदर से वो वीक होता है। तो उसको वो इस्तेमाल करते रहते हैं। सारे आपके एजेंसीज भी इस्तेमाल करते रहे हैं इनको, आपकी पार्टी भी इस्तेमाल करती रही है, पीपल्स पार्टी इनको थी, क्योंकि लियारी के अंदर जो नेशनल प्रोग्रेसिव तहरीकें थी वो बहुत उरूज पे थी। और एक ज़माना ऐसा था जहाँ पर भुट्टो साहब आए और तकरीर करने, तो उसको तो भगा दिया, कुर्सियों मार के भगा दिया। और वहाँ BSO वहाँ बनी, वहाँ मुख्तलिफ प्रोग्रेसिव तंजीमें बनी। हम खुद लियारी के पॉलिटिक्स से, मैं खुद, ये सिद्दीक बलोच मेरा उस्ताद है, हम खुद लियारी के इस प्रोग्रेसिव नेशनलिस्ट तहरीक से वाबस्ता रहे, उससे मुतासिर होकर आए इसमें या। तो इसलिए लियारी तो एक ज़बरदस्त गढ़ था पॉलिटिक्स का, और उसको, और वो पूरी कराची का और पूरी पाकिस्तान का वो पॉलिटिकल वो बनाता था ना लियारी। तो अब उसको तबाह करना था, तो उन्होंने मिलकर तबाह कर दिया सबने। पॉलिटिकल पार्टीज ने भी, कोई ऐसा पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो उज़ैर के दरबार में नहीं गया। पलीजो साहब से, अयाज पलीजो से लेके, मुस्लिम लीग नून से लेके, कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो जिसने ये नहीं समझा कि जी ये एक गुंडा है, एक बदमाश है, इसको हम वो नहीं करें इतना। सब गए उसके पास, सब गए। पीपल्स पार्टी तो रही है उनके साथ। जफर बलोच जो पीपल्स पार्टी का सदर भी था, और उनका अमन कमेटी में भी बहुत अहम किरदार था उसका। नहीं, मैं समझता हूँ कि जी सौलत मिर्जा का मसला कुछ और था। अच्छा। सौलत मिर्जा का मसला इसलिए और था कि सौलत मिर्जा काफी अरसे के बाद उसने बयान दिया, जब उसको सजा हो चुकी थी। इसको तो अभी शुरुआत है, ठीक है, अभी तक सजा नहीं हुई है, ये पेश हुए हैं, ठीक है ना। तो इसके जो बयानात हैं उसकी अहमियत और है, जाहिर है, तो अभी वो आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सिद्दीक बलोच साहब सही कहते हैं कि इनसे बयानात लेके इनका भी हशर वही होने वाला है जो सौलत मिर्जा का था, ठीक है। लेकिन सवाल यह है कि जो अरबों रुपए इन्होंने कमाए हैं लैंड ग्रैबिंग में, इसमें उसमें बार्गेनिंग होगी ना, कि जी ये हम आपके फैमिली को छोड़ देंगे, ये इतना पैसा छोड़ देंगे, इतना ये छोड़ देंगे, इस तरीके से करके मेरे ख्याल में कोई इससे वो करेंगे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बोलना चाहिए सच। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितना पॉलिटिकल सपोर्ट इनको हासिल था उज़ैर वालों को पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की तरफ से, पहले कभी ऐसे गवर्नमेंट लेवल पर किसी गुंडे को सपोर्ट हासिल नहीं थी। इंडिविजुअल्स का सपोर्ट होता था। मुस्लिम लीग के हमारे महमूद हारून साहब होते थे, ये होते थे, इनका इंडिविजुअली एक सपोर्ट बेस था, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे उस तरह सपोर्ट बेस नहीं था। पीपल्स पार्टी था। अब ये क्या हो गया कि बाईपास करके पॉलिटिकल लोगों को ये सीधा गवर्नमेंट के साथ खुद लिंक में आ गए। पहले ये होता था कि ये लिंक में नहीं होते थे, लिंक में इलेक्टेड नुमाइंदे होते थे जो इनको बचाते थे या इनका डायरेक्ट। अब ये डायरेक्ट इन्होंने टेक ओवर कर, और इनका रसद जो है डायरेक्ट हायरार्की के साथ था और हायरार्की मानती थी। आप देखें, तमाशा देखें कि चौधरी असलम ने रेड किया, हथियार बिल्कुल ओपनली शो हुए ना जी, कि एंटी टैंक गन भी है, फलाना भी है, ये भी है, वो भी है। अचानक वो रोका गया। रोकने के बाद कॉम्प्रोमाइजेज हुए, और जो जख्मी हैं, जो मरे हैं, उनको बाकायदा कंपनसेट किया गया, ठीक है। तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए।